हर एक इंसान किसी ना किसी इशू से तो मतलब गुजर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में चल रहा है। जो इस पॉडकास्ट को भी देख रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो परफेक्ट नहीं है। तो फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, हाउ टू नो और हाउ टू आइडेंटिफाई कि आई नीड हेल्प। बट वो स्टेप तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, चाहे आप बता के लें चाहे आप बिना बता के लें। वो मोटिवेशन तो खुद खुद से ही आना होगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप किसी तरह से वहां एक बार रीच आउट कीजिए। हो सकता है वो आपको खुद से रास्ता सुझा दें कि हम इस तरह से मिल सकते हैं, एंड आई कैन हेल्प यू इन दिस वे। बहुत बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे माइंड में चीजें कैसे चलती हैं। मतलब कोई चीज कैसे पॉजिटिव हो जाती है और हमें पॉजिटिव फील कराती है, कोई चीज कैसे नेगेटिव हो जाती है और हमें नेगेटिव फील करवाती है। अगर आप थोड़ा सा ये समझा पाए ऑडियंस को कि माइंड कैसे वर्क करता है, थॉट्स कैसे वर्क करते हैं माइंड के अंदर। हमेशा क्राइम खाली पैसे की वजह से नहीं होता। देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। ओके, सो somewhere something is related to your conscious part of the brain. Now let's come to that subconscious part of the brain. कभी आप मतलब वर्क प्लेस में या अपने सोशल सर्कल में कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं, उसने मेरे से कभी बात भी नहीं की है, कुछ मेरा बिगाड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया उसने मुझे, पर मुझे बस उसको देखना ही पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैट पर्सन। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है विभूति शर्मा जी से। विभूति शर्मा जी एक काफ़ी फेमस साइकियाट्रिस्ट हैं। उनसे हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात की है। हमारा ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है, क्यों हमें डिप्रेसिव फीलिंग्स आती हैं, क्यों हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता, और हैप्पी रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने स्पेसिफिक टॉपिक जैसे रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है तो उससे कैसे ओवरकम किया जाता है, एक जब कोई करियर प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे ओवरकम किया जाता है, इन सारी चीज़ों को भी डिटेल में कवर किया है। हमने हिप्नोसिज्म के बारे में भी, हिप्नोटिक्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात की है। किस तरीके से हम हिप्नोटाइज करके लोगों के सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ केयर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, खुद हैप्पी फील करना चाहते हैं, या आपको कभी भी एंग्शियस या डिप्रेसिव फीलिंग्स आती हैं, तो उनको किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर एंजॉय करेंगे। एंजॉय द कन्वर्सेशन। I think this is the first podcast that we are doing with someone coming from a psychiatry background. तो मैं काफ़ी excited हूँ इस podcast के लिए। काफ़ी सारे common questions हैं मेरे, which I want to ask. थोड़ा बहुत I want to dwell into your world and understand कि how psychology works, how brain works and everything. But yeah, let's begin with something which has been on my mind since long. तो I think you have been doing this for a long time. From someone from my age perspective, कोई 20, 25, 30 साल, 35 साल की उम्र के जो लोग हैं आजकल, lot of those people are going through certain mental health care issues, right? What I want to understand from you is कि जब आपके पास patients आते हैं, usually इस age group के, तो what are some common problems जिनको लेके वो आते हैं आपके पास, और आपको क्यों लगता है कि वो problems क्यों exist कर रही हैं आज के टाइम में? Thank you, Ishan, first of all, for inviting me to your podcast. I'm really, I'm feeling blessed about it. So, आपने जैसे पूछा कि आजकल की जनरेशन में क्या इश्यूज मेजरली होते हैं। सो अगर देखा जाए तो आजकल जो मैं जिन क्लाइंट से डील करती हूँ, मेजरली डिप्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। देन अनदर इशू इज एंजाइटी। फिर इसके अलावा जो इश्यूज हैं वो है बर्नआउट, दैट इज अनदर इशू। सो डिप्रेशन का क्या है, मे बी पीपल आर मोर ऑन सोशल नेटवर्किंग, वी आर नॉट गेटिंग पर्सनल कनेक्ट्स। तो बजाय एक दूसरे से मिलने के हम लोग सोशल नेटवर्क पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ यंगस्टर्स मिलते भी हैं, पर वो इमोशनल कनेक्ट बहुत कम होता है। इट्स एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये इशू मेजरली men they face depression a lot rather than women, I mean young ladies. Why? Because मुझे लगता है कि जो लेडीज हैं या गर्ल्स हैं, दे आर एबल टू शेयर देयर इमोशंस outrightly with their friends, with their family also.
टू एन एक्सटेंट, बट हाँ फ्रेंड्स के साथ तो बहुत उनका इमोशनल कनेक्ट रहता है। लेकिन मेन का, हालांकि वो साथ में बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, यारी दोस्ती भी चलती है, लेकिन एक एज के बाद वो इमोशनल कनेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। टीनेजर्स में वो इमोशनल कनेक्ट रहता है, थोड़े यंगस्टर्स में भी रहता है। वो बात करेंगे एक दूसरे से, अपने इश्यूज डिस्कस करेंगे, ब्रेकअप हो गया वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो सारी चीजें, वो डिस्कशंस बंद हो जाते हैं। वंस दे आर इनटू फैमिली लाइफ, वो डिस्कशंस करने में वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं दोस्तों के साथ। तो वो क्या रहता है, वो अंदर ही अंदर उसको यू नो उसको घोटते रहते हैं, और फिर वो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। कई बार फैमिली से भी नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फैमिली से डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, दे विल नॉट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो वो सारी चीजें हैं। और कई बार इश्यूज रहते हैं यू नो वर्क लाइफ को लेकर। ओके। ठीक है, तो क्या रहता है, एक बार आप वर्किंग एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपका वैसे भी सोशल सर्कल थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर आपको देखना पड़ता है कि हाँ ये मेरा ऑफिस में फ्रेंड है, पर पता नहीं बैक स्टैबिंग करेगा या नहीं करेगा, तो यू आर मोर कॉन्शियस। तो वो भी, अगर आपका कुछ चैलेंज बॉस के साथ चल रहा है या कहीं और भी चल रहा है, तो भी वो डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। सो मोस्टली जो आते हैं, जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं, दोज आर यंग men, and they are suffering from many issues. It could be depression, it could be anger management, it could be anxiety, it could be sexual relationships. um, so there, I mean, I deal with varied clients. So वो है। अब लेडीज की बात की जाए, तो मेजरली जो मैं डील करती हूँ, या जो क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं, वो मेजरली हैं डिप्रेशन वाले या फिर एंजाइटी। डिप्रेशन वाले फिर भी कम है, एंग्शियस, बोथ, आई मीन टीनेजर्स आल्सो एंड यंग क्राउड, दे आर मोर एंग्शियस, like how to deal with everything, so many things are happening in their world, बहुत कुछ चल रहा है और सब चीज चाहिए हमें, और हमें प्रूव करना है कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इट causes a kind of pressure, unnecessary pressure। तो वो इन सब चीजों के लिए, इन सब मेंटल इश्यूज के लिए जिम्मेदार होता है। Essentially, like what you are saying is कि दो primary reasons है maybe what you are identifying. One, you are saying कि लोगों का जो emotional connect है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अपने peers के साथ छूट जाता है, तो देन आप खुद से जो आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं वो आप आगे शेयर नहीं कर रहे हो। सेकेंड, आई थिंक व्हाट यू मेंशन ब्रीफली जो आप अभी बात कर रहे थे, इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हम अपने लिए सेट कर लेते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए। दीज आर द टू ब्रॉड रीजंस जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। So, अगर मेजरली मतलब फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो प्रॉब्ली बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर कंट्रोलेबल। लाइक अगर आप अपने ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर ना डालो या आप इमोशनल कनेक्ट एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ मेंटेन करके चलो जिससे आप अपनी दिल की बात करते रहो, तो शायद टू गेट इनटू एन एंशियस स्टेट और अ डिप्रेस्ड स्टेट वो उसके चांसेस शायद ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। दे कैन बी सर्टेन इंस्टेंसेस एनीवेज जिसकी वजह से हो सकता है। फाइन। तो मैम एक मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूजुअली क्या होता है कि एवरीवन आई नो इन माय पीयर्स, हर एक इंसान किसी ना किसी इशू से तो मतलब गुजर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में चल रहा है। जो इस पॉडकास्ट को भी देख रहा होगा कहीं ना कहीं उसके भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो परफेक्ट नहीं है। तो फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, हाउ टू नो और हाउ टू आइडेंटिफाई कि आई नीड हेल्प, राइट? बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स पता ही नहीं चलता है कि हमें हेल्प रिक्वायर्ड है। देखिए, अगर कोई भी चीज आपको ठीक से सोने नहीं दे रही है, खाने नहीं दे रही है, आ, हमेशा आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने आपको किसी पिंजरे में बंद कर दिया है, तो इट्स बेटर दैट यू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। इट्स ऑलवेज बेटर। सो जो आप काम बहुत अच्छी तरह से करते थे, जिन कामों में आपका बहुत मन लगा करता था, जैसे कि दोस्तों के साथ मिलना या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या सपोज आपको शौक है पेंटिंग करने का या डांस करने का या गाने का, या फिर
कभी घूमने फिरने का भी, और आपका बिल्कुल मन नहीं करता है ये सारी चीजें करने का, लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, बात करने का मन नहीं करता है, तो आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट यू नीड टू गो एंड सीक सम हेल्प. गो मीट अ काउंसलर, if not psychologist. It's up to you. You can reach out to a friend also, if you trust somebody. If you are a kid and you want to reach out to your parent or a teacher, you should actually, who you feel that is trustworthy and will give you a proper guidance or listen to you, more than guidance, will listen to you and understand you. You need to reach out to that person. तो वो बहुत जरूरी है. जब भी आपको ये लगे कि कुछ चीजें जो आप बहुत अच्छे से किया करते थे, अभी वो करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, या आपको बहुत एनर्जी लगती है, या बहुत ड्राइव करना पड़ता है खुद को, तो वो चीजें देखते हुए आपको जाना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, या किसी की हेल्प लेनी चाहिए. Got it. So what you are essentially saying is कि जब आपका इंटरेस्ट उन चीजों से भी कम होने लग जाए जो चीजें आप एसेंशियली एंजॉय करते थे या अच्छा करते थे, तो देयर इज अ साइन व्हिच इज टेलिंग यू कि यू नीड टू मीट समवन. देयर इज समथिंग इन योर माइंड प्रोबेबली जो आपको मतलब एक्साइटेड नहीं रख रहा है उन सब चीजों के लिए जिन चीजों को आप पहले एंजॉय करते थे. इट कैन बी वर्क, इट कैन बी मीटिंग पीपल, इट कैन बी एनीथिंग एज यू आर सेइंग. Yeah. Also, if you observe certain behavioral issues, as in आप जरा जरा सी बातों पे रोने लगते हो, या जरा जरा सी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, तो ये कुछ एक साइन और सिम्टम्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए. स्पेसिफिकली इन इंडिया अगर हम देखें तो गोइंग टू अ काउंसलर, ऑल्दो काफी चीजें बेटर हो रही हैं विद टाइम एंड विद पीपल नोइंग अबाउट इट, बट इफ यू लुक एट वेस्ट तो वहां पर एक काउंसलर के पास जाना, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ही कॉमन है. लाइक एवरीवन गोज टू अ साइकोलॉजिस्ट. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. स्पेसिफिकली अगर कोई जाएगा तो उसको थोड़ा सा लाइक ही इज वेरी कॉन्शियस कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, and people won't go. So do you think कि सबको, whether you feel there are some red flags or you don't feel there are some red flags, everyone should go to a psychologist or a counselor, या फिर it needs to be limited to only when you see some red flags, आपको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है? देखिए, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं अपने इमोशंस, और अपनी जो भी अपनी लाइफ को ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं, with your friends and family, you are kind of having a healthy relationship. At your workplace also, अगर आपका relationship healthy है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं हर जगह, फैमिलीज में भी, फ्रेंड्स के साथ भी, वर्क प्लेस पर भी, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को देखें. पर अगर कोई चीज आपको बहुत ही परेशान कर रही है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, जो भी आपको रोक रहा है आपकी उन्नति से, उन्नति नॉट इवन इन करियर, मे बी इन रिलेशनशिप ऑल्सो, आपके ग्रोथ को रोक रहा है, उस टाइम आपको किसी भी लाइफ कोच या काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को उसके साथ इंटरेक्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए. योर माइंड विल बी मोर क्लियरर इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स विल बी अलाइंड, कि हाँ ठीक है, आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि आपका रिलेशनशिप सुधर जाए, आपको क्या चेंजेस अपने बिहेवियर में हो सकता है लाने हो, ठीक है, जिससे कि आप एक you'll be able to put your best foot forward. ये हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आपको कुछ बिहेवियरल चेंजेस लाने हो, या हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखना हो जिससे कि आप सक्सेसफुल हो, ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दोज एस्पेक्ट्स. So essentially what you are saying is कि when you see some red flags, at least जब आपको कुछ ऐसा लगे कि कोई चीज आपको अफेक्ट करे, that is when you should reach out to someone, and one should and yeah, तो is there anything like जैसे हम usually बात करते हैं तो एक मतलब this is the last question probably in this direction, then I'll move on to some other things, but जो ये taboo है, which is still a taboo to reach out to a psychiatrist or a psychologist,
वो पहला स्टेप कोई कैसे ले, मतलब हाउ टू बेसिकली टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड टू टेल योरसेल्फ और टू टेल योर फैमिली दैट यू नो आई नीड टू टॉक टू समवन प्रोफेशनल राइट अबाउट दिस, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब ये प्रॉब्लम आती है तो लोग सोचते हैं चलो दोस्त से बात कर लेते हैं। अभी हो सकता है आपका दोस्त बहुत अच्छा हो, बट हो सकता है कि वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने लायक ना हो सकता है वो आपको हेल्प करने के लिए सक्षम ना हो, या आपके पेरेंट्स भी कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जो आपको एडवाइसेस दें वो एडवाइसेस साइकोलॉजिकली करेक्ट ना हो। तो how to basically take that first step? Do you have any advice in this direction? See, like you told, it is still a taboo. मुझे जहां तक लगता है मेट्रोज में फिर भी और स्पेशली न्यू जनरेशन that is more open to all this counseling and psychology and psychiatry and all of it because they are more aware. अभी जो मैं अगर 40-45 and beyond बात करूं, those people are still in that in that shell. They will कंसिडर अच्छा अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए या काउंसलर के पास गए हेल्प के लिए तो लोग हमें पागल समझेंगे, मुझे पागल बोल दिया जाएगा। तो वो एक चीज है, लेकिन इनिशियली व्हाट यू कैन डू, you can try out going to certain hospitals which provide these kind of assistance. बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, अच्छे हॉस्पिटल्स में एक साइकियाट्री डिपार्टमेंट होता है, वहां पर साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ठीक है, खाली साइकियाट्रिस्ट नहीं होते हैं, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर सभी होते हैं। आपको जो ठीक लगे आप वहां पर जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप डिस्कस करें। आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ हेल्थ इशू है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपको people will judge you, so you go and meet that person and see, like what I do, there are some of my clients who are not comfortable coming out of their house. Okay, उनको ये बताकर नहीं आना है कि हम किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, तो मैं उनके फ्री टाइम में उनको जूम कॉल के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू, अब तो व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल हो सकता है, जब भी वो फ्री हो हम लोग एक टाइम सेट करते हैं, हम लोग मिल लेते हैं, बातें करते हैं। Got it. कोविड के बाद से ये बहुत मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं। COVID time se we were all isolated and so many of my clients they underwent depression and that's how they approached me during COVID time. So ये चीज बहुत जरूरी है, आप एक रास्ता निकालें, कोशिश करें। ऑनलाइन भी अब बहुत सारे जैसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं प्रैक्टो पर, ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल की वेबसाइट पर जाकर वहां पर कौन काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नेम वहां पर रहता है। हो सकता है आपको एक बार वहां जाना पड़े, फिर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए हम रोज रोज नहीं आ सकते या हर बार नहीं आ सकते, महीने में एक बार नहीं आ सकते हैं, आप हमें टाइम दे दीजिए, हम अगर आपका कोई फोन नंबर है तो हम उस पर रीच आउट करेंगे या वॉट एवर। सम ऑफ द counselors they facilitate that thing also, either Zoom call or WhatsApp call from their official number and all of it. So it depends on the counselor. Sometimes they are also not comfortable, so then interaction like this on Zoom call, on Skype, all these things on Teams, all these things work. So ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज है, बट वो स्टेप तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, चाहे आप बता के लें चाहे आप बिना बता के लें, वो मोटिवेशन तो खुद से ही आना होगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको हेल्प की जरूरत है तो आप किसी तरह से वहां एक बार रीच आउट कीजिए, हो सकता है वो आपको खुद से रास्ता सुझा दें कि हम इस तरह से मिल सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू इन दिस वे। I'll tell you, so I have met my clients in some garden also while walking. So it is their routine to go out for a walk. So they were not comfortable coming to my clinic or my place or so I told, okay, let's go for a walk, I'll meet you there. So they were comfortable. So it depends. So I'll come to few मतलब I want to understand the process of psychology and psychologist कैसे work कर रहे हैं, but before we go there मुझे 3 specific areas को discuss करना आपसे। तो my first
area of discussion is basically something that lot of teenagers and people in their 20s face, which is basically relationship failures or breakups and those kind of things. And बहुत सारे लोगों को like specifically in their early 20s, late like 25s and उस age में ये issues बहुत ज़्यादा होते हैं, right? Wherein they go through some very painful breakups and all, and they start doubting themselves, और बहुत सारे issues उसके बाद generate होने start होते हैं. So from your perspective, someone, let's say, sitting and listening to this conversation who is maybe going through this, right? Is there some specific advice that can probably that they can take just sitting at their home? I know situations अलग अलग हो सकती हैं, हर एक के लाइफ में डिफरेंट तरीके से ब्रेकअप्स हुए होंगे, बट someone who has gone through a breakup, वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ में so that they are able to kind of turn the tables again and get on with their lives? So we require there are 4 pillars to any relationship. वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, बाप बेटे का रिलेशनशिप हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, 2 दोस्तों का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, बहू सास का हो सकता है, ठीक है, दामाद और इन लॉज का हो सकता है, किसी का भी। वो 4 पिलर्स हैं, एक तो रेस्पेक्ट, एक ट्रस्ट, एक कम्युनिकेशन एंड एक कमिटमेंट। ये 4 पिलर्स आपके होने बहुत जरूरी हैं किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। If you are committed, you'll do anything to make that relationship successful. You have to communicate your thoughts and feelings with your partner. Partner as in whomsoever you are in that relationship. अगर बाप बेटी का भी रिलेशनशिप है, नॉट पिता और बेटी का भी रिलेशनशिप है, तो उन लोगों को ठीक से कम्युनिकेट करना होगा अपने फीलिंग्स और थॉट्स को, वो क्या सोचते हैं। इसी तरह से इन लॉज के साथ डॉटर इन लॉ का जो भी रिलेशनशिप है, उन लोगों को उनको भी ठीक से अपने थॉट्स कम्युनिकेट करने होंगे। किन इश्यूज पर वो हर्ट होते हैं, क्या चीजें उनको पसंद हैं, क्या चीज नापसंद है, उनको नापसंद चीजों को अवॉइड करते हुए क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो वो एक ओपन कम्युनिकेशन अगर होगा तो वो सारी चीजें अवॉइड की जाएंगी। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेम वे विद ट्रस्ट, अगर आपस में ट्रस्ट होगा तो एनी रिलेशनशिप विल बी सक्सेसफुल। अगर ट्रस्ट है ही नहीं तो चाहे कितना भी कम्युनिकेशन हो, चाहे कितना भी कमिटमेंट हो, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लैग होगा। और वही रिस्पेक्ट की भी बात है, चाहे आप पिता हैं, आपको अपने बेटे का या बेटी का की प्रिवेसी, उनके थॉट्स, उनकी चॉइसेस, उनके डिसीजंस कुछ हद तक रेस्पेक्ट करने होंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के डिसीजंस, उनको हो सकता है कि लगे कि इस टाइम ये डिसीजन तो हमारे अगेंस्ट है, बट आई थिंक पेरेंट्स आर मोर एक्सपीरियंस्ड, okay, so sometimes with that thought they have to trust their parents. Okay, when you are talking about romantic relationships and their breakups, again these 4 things are there, but now how to move on? Okay, so again उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको वो रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना होगा। ओके, अगेन उसको उस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करने के लिए वही एक प्रोसेस है, वही 5 स्टेजेस हैं। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उन सब चीजों को उस डेथ को एक्सेप्ट करते हैं। सो द रिलेशनशिप हैज डाइड, सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट हैज डाइड। तो उसमें बहुत वो जो 5 स्टेजेस होंगी, एंगर होगा, डिनायल होगा, एक्सेप्टेंस होगा, so bereavement hoga, grief hoga, all that you have to undergo those stages. Be kind with yourself. हमेशा आगे बढ़ने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। if you have to grieve that relationship because आपका कमिटमेंट रहा है, चाहे वो 2 महीने का हो, 2 साल का हो या 20 साल का हो, we don't know how strong was your relationship. हो सकता है 2 महीने का रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग रहा हो, आपने बहुत फ्यूचर प्लान्स किए हों, लेकिन वही है, जिस भी तरीके से वो टूटा, दैट इज वेरी पेनफुल। तो आपको उसको ग्रीव करना है जब तक कि आप उस ग्रीव से उबर नहीं जाते हो। इट्स ओके टू ग्रीव दैट रिलेशनशिप। उससे आगे बढ़ने के लिए आपको ऑफ कोर्स कुछ स्टेप्स लेने होंगे।
आपको थोड़ा अपना ध्यान इधर उधर भी लगाना होगा। इधर उधर एज इन जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा मिलना जुलना अगर आप कर सकते हैं आप कीजिए। अ, बाकी अपने को हमेशा दोषी मत ठहराइए, और ये भी मत सोचिए कि सामने, ये वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऑफ कोर्स, बट बी रैशनल। ऐसा नहीं कि हमेशा सामने वाले की ही गलती होती है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप ही की गलती होगी। कई करेक्ट। बार गैस लाइटिंग भी करते हैं रिलेशनशिप में लोग, कि आपको ऐसा बना देते हैं कि आपको ये लगता है कि सारी गलती आप ही की है। तो वो सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट या टेक इट इजी। जब अगर आपको शोक करना है उस रिलेशनशिप का, कीजिए, लेकिन साइमल्टेनियसली उससे बाहर निकलने की भी कोशिश कीजिए। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होइए, अपने अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ टाइम बिताइए। अगर उनसे शेयर करना है व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक्ड, शेयर इट विद देम। ओके, वो शेयर कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप हल्का, अगर रोना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आप रोना चाहते हो तो रो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक गॉट है, इट, तो गॉट इट। वो सारी चीजें जरूरी हैं। सो एसेंशियली मैम, लाइक इफ आई हैव टू जस्ट ब्रेक दिस डाउन, तो आप जो बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि जो ग्रीफ है, चाहे वेदर इट्स अ ग्रीफ ऑफ ब्रेकिंग अप इन अ रिलेशनशिप, इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर कभी किसी की डेथ हो जाती है, कोई दूर चले जाता है आपसे, तो वो ग्रीफ है। उस ग्रीफ को आपको बेसिकली एक्सप्लो मतलब एक्सपीरियंस करना है। आप उस ग्रीफ से भाग नहीं सकते, ना आपको भागने की कोशिश करनी चाहिए। अब उस ग्रीफ से एक्सपीरियंस करने के लिए, चाहे आपको रोना है तो आप रोइए, चाहे आपको जैसा भी फील करना है आप करिए, एंड इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम जब आपको लगेगा कि अब आप थोड़ा सा कुछ चीजें और कर सकते हैं, वेदर इट इज गेटिंग इन्वॉल्व विद फ्रेंड्स, वेदर इट इज गेटिंग इन्वॉल्व इनटू सम एक्टिविटी दैट यू वांट टू डू, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी डिवोट होना स्टार्ट हो, आपका मेंटल स्पेस प्रोबेबली दूसरी साइड पे जाए। बट बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है स्पेसिफिकली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यंगर किड लाइक 20s, अर्ली 20s, 21, बिकॉज lot of times आजकल relationship starts at 17, 18, they end in like 20, 21, 22। तो उस टाइम में मैंने देखा है कि लोग जब ब्रेकअप हो जाता है तो यूजुअली वन ऑफ द पार्टनर्स, जिसको ये लगता है कि he or she has been dumped by someone else, वो बार बार उस पर्सन की तरफ जाने की कोशिश करता रहता है, वेदर दे वुड गो एंड चेक देयर प्रोफाइल्स, वेदर दे वुड गो एंड ट्राई कि अभी वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। Is that a normal practice? Should this be done, or should this be avoided for यू anyone going शुड through? एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ डूइंग दिस। इट विल नॉट अलाउ यू टू मूव ऑन। ये आपको बिल्कुल आगे बढ़ने की, बढ़ने नहीं देगा। आप वहीं पर स्टक अप होकर रह जाएंगे। और आई मीन ऑनलाइन स्टॉकिंग इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। उसने लास्ट सीन कब है व्हाट्सएप मैसेज पर, एक हाई लिखकर भेज देती हूँ या भेज देता हूँ, देखते हैं रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। सो ऑल दोज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। अगर, देखिए, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। आप जितना उस इंसान के पीछे भागेंगे, आप अपने आप को उतनी ही तकलीफ पहुंचाएंगे। सो अगर ब्रेकअप हुआ है उसका कुछ रीजन है, जी। तो अगर आप दोनों ही, अगर आपको ये लग रहा है कि बंदे ने डंप किया, या घोस्टिंग इज अनदर थिंग, कि आप एक दिन बात कर रहे हैं, इसके बाद से द पर्सन इज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, बात ही करना छोड़ दिया है, फिर महीने में एक बार कुछ रिस्पॉन्स दे दिया, एंड देन यू फील दैट हाँ ठीक है, द पर्सन इज स्टिल इंटरेस्टेड इन मी, एंड देन यू कंटिन्यू टू मैसेज एंड कॉल, एंड again the person has ghosted you. So all these are the signals that person is not interested. So that particular time itself you need to clearly ask the person, like, see what's going on, this is what I am feeling, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि you are avoiding me। अगर ऐसा है तो let's sort it out। अगर ऐसा नहीं है तो लेट्स सॉर्ट इट आउट। और अगर ऐसा है तो अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसा क्यों है,
और अगर तुम्हारा रीजन है ब्रेकअप करना ही है तो ठीक है, ब्रेकअप करते हैं, बैठ के बात करो। उस टाइम पर भी बात करना हर चीज में बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, आई वुड से 70% of the problems. Correct, correct. When you talk aloud and you talk to others, 70% of your issues might be resolved. Correct. So I think जो आप बोल रहे हैं essentially one is that whether आपका ब्रेकअप हो गया है या आपको लग रहा है कि होने वाला है होने वाला because है। सामने वाला बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस मोमेंट से डरे नहीं, उसको फेस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप तो तभी चलेगा जब दोनों इक्वली चाहेंगे। अगर एक इंसान नहीं चाह रहा है तो आज नहीं तो 2 महीने बाद वो ब्रेकअप बिल्कुल जरूर होना है। एंड बिल्कुल वंस यू एक्सेप्टेड तो उसको आप वापस जाने की कोशिश ना करें। जितना भी ग्रीफ है वो आप उस टाइम पे महसूस करें एंड देन इवेंचुअली आप मूव ऑन करें। एंड वंस यू मूव ऑन, डोंट ट्राई कि आप 2-3 महीने मूव ऑन करके वापस से कुछ दिल में आया तो चलो आज ट्राई करके देखते हैं, बात करके देखते हैं। अगर बात हो भी गई तो भी वो चीज स्टैंड नहीं करेगी, बिकॉज एनीवेज यू हैव ब्रोकन अप फॉर सम रीजन एसेंशियली। बिल्कुल। So it's sorry. या सॉरी, No, आई I was just इंटरप्टेड। saying, so it's a process of maybe just accepting कि यही अब आज का ट्रुथ यही है, then to basically going through that grief ताकि आपको समझ आए कि ओके ठीक है, आपने फ्यूचर प्लान्स किए थे, आपको लगता था सब कुछ आगे सही चलेगा, that has not worked out, and then the third step is to basically move on by doing things जो आपको अच्छा लगता है करना, या कुछ ऐसी चीजें जो आप पहले नहीं करते थे, या अपने और दोस्तों से मिलना, फैमिली मेंबर से मिलना, डिस्कस करना, if I have got the process right. देखिए, और एक और मैं एक्चुअली मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स जो ब्रेकअप के बाद मेरे पास आते हैं, मैं उनसे ये डिस्कस करती हूँ। ये मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी है डियर जिंदगी, शाहरुख खान और आलिया भट्ट की। उसमें एक डायलॉग है कि जब हम कुर्सी खरीदने जाते हैं तो हम अलग अलग कुर्सियों पे बैठकर देखते हैं कि कौन सी कंफर्टेबल है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने एक इंसान के ऊपर हम फिक्स हो गए हैं कि हाँ हमें इसी के साथ। अच्छी बात है अगर आपको पसंद है, इफ इट इज लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी और उसकी नहीं जमती है, तो देर आर मोर कुर्सीज अवेलेबल। ओके, सो यू नीड टू think about life doesn't end with the end of one relationship. Correct. It goes on. We also have to go on. ओके एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर अगर आप कमिटेड हैं दोनों लोग, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। So I got it, ma'am. ठीक है. So let me move this to another aspect. तो I think एक तो रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है जो हमने डिस्कस किया, एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है करियर को लेके, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान रहते हैं। वो दोनों तरीके से हो सकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए ताकि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाए, वो भी करियर का ही एक रास्ता है जो आप लेना चाह रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है। तीसरा ये भी होता है कभी कभी कि आपका जॉब भी अच्छा चल रहा होता है बट आप खुश नहीं होते, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ और अच्छा करना है, राइट। तो फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव अगर कोई इनमें से किसी भी स्टेज में, वेदर वो पढ़ाई में किसी अच्छे कॉलेज में क्रैक करने की कोशिश कर रहा है और नहीं कर पा रहा है, या अपनी जॉब में अच्छा करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा है, हाउ डज समवन, ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑल दीज डिफरेंट बैकग्राउंड, हाउ डज समवन मेक श्योर कि वो मेंटली एक अच्छे स्पेस में रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ करियर उसका किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ एंड करियर आर नॉट सेम, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन वो शायद एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है। हमारे लिए करियर ही लाइफ बना रहता है फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो हाउ कैन समवन एंश्योर कि वो करियर और लाइफ के बीच में डिफरेंशिएशन ला पाए और करियर कैसा मर्जी चले बट लाइफ में खुश रह पाए। वर्क लाइफ बैलेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो पहली स्टेज से मैं बात करती हूँ, क्योंकि आई डील विद टीनेजर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अभी मैं किसी भी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर देखिए, हर पेरेंट की ये इच्छा होती है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या मेजरली अभी हिंदुस्तान में अभी वो डॉक्टर और इंजीनियर तक अभी भी वही चीज है। अब एक नया चीज ऐड हो गया है, लॉ। पीपल स्टार्ट, I mean, from their 12th itself, they start preparing for law also. अब क्या होता है, ये जितने भी, अब आप खाली खाली 12th के लिए पढ़कर
ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नहीं लिख सकते हो, विच इज वेरी वेरी रियलिस्टिक, क्योंकि वहां पर भी बहुत स्क्रीनिंग होनी है, वहां पर भी उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटा सेलेक्ट करना है। आईआईटी में हर कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता है। आप जा रहे हो वहां पढ़ने, ठीक है, आप आईआईटी के कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, बट वो आपका एम नहीं होना चाहिए इफ यू आर नॉट अ कट आउट फॉर दैट। ये आप कई बार हर मतलब पेरेंट्स का भी ये अननेसेसरी प्रेशर होता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, बच्चों को 6 स्टैंडर्ड से ही आईआईटी की कोचिंग में भेजना शुरू कर दो तो वो सेलेक्ट ही हो जाएंगे। आई एम रियली अगेंस्ट इट। अभी बच्चे हैं, उन्हें खेलने दो, 11th-12th में सोच लेना। कोई जरूरी नहीं है कि 6 स्टैंडर्ड से वो अपना पूरा फोकस वहीं पर लगाए। आप पेरेंट्स हैं, यू आर द बेटर जज, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। वी आर किलिंग द चिल्ड्रन childhood in this. Anyways, that is my personal opinion. It is left to the parents. But क्या होता है वहां पर, some parents, they are not able to gauge that their child is not a cutout for IIT or any kind of government college, but still they send them to this particular coaching center where unnecessary pressure is there. Back to back you'll be having tests. Then क्या होगा, एक एलीट ग्रुप होगा जहां पर कुछ होशियार बच्चों को, सो कॉल्ड होशियार बच्चों को रखा जाएगा। एक दूसरा क्लास होगा जहां पर सारे एवरेज बच्चे रख दिए जाएंगे। वहीं पर आपका सेग्रीगेशन शुरू हो जाता है। वहीं से आप अपने आप को थोड़ा सा हीन समझने लगते हो कि भाई हम एलीट ग्रुप में नहीं है, हम दूसरे ग्रुप में हैं, तो इसका मतलब हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब आपके मेंटल स्टेटस में वो इस तरीके से वर्क करने लगेगा कि एक नेगेटिव थॉट आ गया कि मैं तो उस ग्रुप में नहीं हूं, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो आप कितना भी हार्ड वर्क करो, उस माइंडसेट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। गॉट इट। तो एक वो है, और एक अननेसेसरी प्रेशर वहां पर क्रिएट होता है। अगर आप एक अच्छे स्केल पर मार्क्स नहीं लाते हो तो वहां पर टीचर्स विल शाउट एट यू, टीचर्स विल स्क्रीम एट यू। उनके ऊपर भी प्रेशर है टीचर्स के ऊपर, क्योंकि उनको रिजल्ट देना है कि हाँ इतने बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर से सेलेक्ट हुए, इतने ये हमारा रिजल्ट रहा। दे हैव टू शोकेस दैट, दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू गेट मोर स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन वो एक अननेसेसरी प्रेशर बच्चों के ऊपर क्रिएट होता है। दे दे गेट इनटू डिप्रेशन, दे आर एंग्शियस ऑल द टाइम। फिर उसके बाद क्या रहता है पेरेंट्स का, ये कि हम बच्चों को प्रेशराइज नहीं करते हैं, हाँ हमने भेजा हुआ है बट वी डोंट से एनीथिंग टू देम। आपने ऑलरेडी प्रेशराइज कर दिया है वहां उस कोचिंग सेंटर में भेजकर, ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजकर कि वहां उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। किसी एवरेज इंस्टीट्यूट से करेगा सो देयर वोंट बी एनी लाइफ फॉर हिम और हर, व्हाटएवर। सो वो एक अननेसेसरी प्रेशर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। बच्चे को पूरे टाइम आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बाकी और जो कंपटीशन वो देख रहा है वहां पर, बाकी अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, उसके साथ उसको मैच करना नहीं हो रहा है, वो नहीं मैच कर पा रहा है। पर वो प्रेशर तो है ही ना, वहाँ टीचर्स चिल्लाते हैं, वहां बार बार आपको काउंसलर के पास भेजा जाता है, जाओ बात करो क्यों कि तुम क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हो। तो अगर आपको बार बार काउंसलर के पास इस वजह से भेजा जा रहा है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है कि आई एम द पीपल, दीज टीचर्स, माय टीचर्स आर सेंडिंग मी टू द काउंसलर फॉर दिस वेरी पर्पस बिकॉज आई एम नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज। तो वो एक अलग तरीके का प्रेशर है। अब तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। पहले तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पहले ये देखें कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी है कितनी है, बच्चे का खुद का इंटरेस्ट है डॉक्टर इंजीनियर बनने में या नहीं, या कुछ और करियर एस्पेक्ट्स लेने में या नहीं, या आपकी इच्छा थी कि आप ये सब करते और बच्चे को वही करना है जो आप चाहते हैं। मेरा सजेशन ये है कि
लेट देम लिव. एवरीबडी हैज अ प्लेस ऑन दिस अर्थ. वो अच्छा ही करेंगे. आप लोग भी अच्छा कर रहे हो ना अपने लिए. हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, लेकिन सभी लोग बाय एंड लार्ज अच्छा कर रहे हैं. जी ठीक है, तो उतना भरोसा रखिए. बट एवरीबडी हैज अ प्लेस टू लिव ऑन दिस अर्थ. उनको अपने उनको ग्रो करने दीजिए. उनको देखने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं. दे हैव इमेंस कैपेबिलिटीज. इट्स नॉट जस्ट कि उनका रास्ता ये तय है कि वो डॉक्टर और या इंजीनियर ही बन सकते हैं. इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं. मेरी एक स्टूडेंट है जो कि इंजीनियर है. उसने इंजीनियरिंग नहीं की, अब वो डांस करती है. शी इज रनिंग हर स्कूल. Okay, and she was enthusiastic about dance, and she's a big name. गॉट इट. So it's allow them to grow. Now the next aspect is, you are in an office, you are working, and you want to grow. Sorry, ma'am. So I'll probably ask you a question on what you were answering. तो basically जो भी बच्चे हैं जो let's say कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक व्हाट यू स्पोक अबाउट कि पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बट द रियलिटी इज कि ये सुनने के बाद भी पेरेंट्स डालते हैं. 95% ऑफ द पेरेंट्स 90% ऑफ द पेरेंट्स वुड पुट दैट प्रेशर, एंड चाहे ना चाहते हुए भी वो उस प्रेशर को डालेंगे. मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिल्कुल भी मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं करते थे कि मैं क्या नंबर आ रहे हैं मेरे या क्या हो रहा है. मैं ठीक ठाक भी करता था, बहुत अच्छा नहीं बट एवरेज करता था, तो कभी पूछते नहीं थे. बट फिर भी जब 11th 12th आया तो उन्होंने मुझे एक कोचिंग में भेजा कि आप यहाँ जाके तैयारी कीजिए. मुझे वहां जाके रियलाइज हुआ कि ओके, दिस इज माय कैपेबिलिटी, दिस नॉट माय कैपेबिलिटी. बट द थिंग इज कि हर बंदा, हर पर्सन जिसको भी मैं जानता हूँ जो इस उम्र से होके निकल रहा है, उसके दिमाग में बहुत प्रेशर है ही आज के टाइम में, अनफॉर्चुनेटली. सो मेरा स्पेसिफिकली प्रॉब्ली द काउंटर क्वेश्चन है कि चलो प्रेशर तो है, एक तो है कि प्रेशर ना डले, बट डल गया प्रेशर आज के डेट में. हाउ तो उसको डज डील किया जाए. हाउ डज समवन एंश्योर कि उसकी वजह से वो खुद को जज ना करने लगे? बिकॉज लोग अपने आप को ऐसे जज करने लग जाते हैं कि मतलब हाउ विल आई कम्पीट विद दीज गाइज नाउ, क्योंकि लाइफ में आगे तो उन्हीं के साथ ही कहीं ना कहीं आके कंपटीशन बैठना है आपका. इवन इन जॉब्स क्या होता है कि व्हेन आई एम इंटरव्यूइंग समवन हु कम्स फ्रॉम आईआईटी आईआईएम्स, तो जो बाकी लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो आईआईटी से आया है, तो आईआईएम से आया है, ये कुछ अलग ही पर्सनैलिटी है, एंड वो पहले ही अपने आप को डाउनग्रेड कर लेते हैं. हाउ डज समवन एंश्योर कि वो अपने आप को डाउनग्रेड ना करें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस टाइप के कॉलेज में या किस टाइप की कंपनी में जॉब कर रहे हैं? दैट इज माय एसेंशियल क्वेश्चन. अच्छा, अभी इसका बहुत ही सिंपल आंसर है. हमें फ्रस्ट्रेशन जब होता है जब हम दूसरों से compete करते हैं. करेक्ट. अगर हम अपने आप से compete करेंगे तो हमें हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, वो मोटिवेशन में बदलेगा. आज मेरे को 90% मार्क्स मिले हैं. नेक्स्ट टेस्ट में मैं 92% लाऊंगी या लाऊंगा. दैट विल बी अ मोटिवेशन. 92% आ गए, अब मुझे 95 के लिए ट्राई करना है. अगर मैं ये कहूंगी कि अच्छा मेरे को 95 मिले हैं, दूसरे इंसान को 97 मिले, नेक्स्ट टेस्ट में मैं 98% लाकर उसको बीट करूंगी. दैट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन एंड अननेसेसरी प्रेशर. तो जब भी compete करना है, आप अगर अपने आप से करेंगे तो आप बेटर बनेंगे. जो मैं कल थी उससे बेहतर मुझे आज करना है. कल मैंने 2 पेज पढ़े थे, आज मैं 4 पेज पढ़ती हूँ. पिछले 2 रिवाइज करूंगी, आज के 2 पढ़ूंगी. गॉट इट. ठीक है, तो दैट विल मेक यू बेटर competing with your own self. But when you'll start competing with others, everybody is on a different journey. उनके घर में कैसा एनवायरनमेंट है आपको नहीं पता. आपके घर में क्या एनवायरनमेंट है वो आपको पता है. ठीक है, इसके अलावा उसके पास, उस बच्चे के पास, अभी मैं बच्चों की बात करती हूँ, इसके बाद मैं जॉब वर्किंग क्लास पर आती हूँ. उसके पास कितनी और फैसिलिटीज हैं आपको नहीं पता है. वो और कितनी बुक्स पढ़ रहा है या पढ़ रही है, या वो कितने घंटे पढ़ता है, वो भी आपको नहीं पता. ठीक है, या उसके पास एक पर्सनल ट्यूटर है अदर देन दिस पर्टिकुलर ट्यूशन सेंटर और कोचिंग सेंटर और स्कूल.
ऐसा मान लीजिए कि एक कोई पैदल चल रहा है इंसान, एक साइकिल पे चल रहा है, एक बस में जा रहा है और एक फ्लाइट से जा रहा है। डेस्टिनेशन एक ही है, कौन कौन पहले पहुंचेगा? फ्लाइट फ्लाइट। वाला ही पहले पहले पहुंचेगा ना। तो वही है, हमें ये देखना है कि बाकी और रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है, और अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें उन्हीं रिसोर्सेज को लेकर आगे बढ़ना है और उसी में बेस्ट करना है, isn't it? So वो वही चीज है। Now about working class, again it comes to the resources I have, the capabilities I have, the learning I have acquired during the period of my work. एक आईआईएम का बंदा है, एक आईआईटी का बंदा है, ठीक है। आपको मालूम है, आपको आगे हर स्टेप पर उन लोगों से कंपटीशन होगा ही। आप अपने आप को कैसे बेटर बनाओगे? ड्यूरिंग योर during your graduation, are you doing something extra? Are you planning to do something extra? Are you going for different trainings? Are you going for different internships? That will give you an edge. Got it. Okay, so you have to make your resume so impressive that you are at par with that IIM IIT guy. Okay, now in that you might have to try your different connects. Okay, Got it. you may again I'll give you an example of one of my student who was in 10th grade. Okay, and COVID time, during COVID time only it started. So what this kid used to do, he used to write letters to different researchers around the world in 10th standard that I want to do this kind of internship in your guidance. कोविड टाइम में क्या है, सब कुछ ऑनलाइन था, एंड ही डिड दैट। उसने बहुत यूज किया, जिन लोगों को यूज करना था कोविड का उन्होंने बहुत यूज किया है, ठीक है। फिर उसने सबको लेटर लिखा कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, आप बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ। उन लोगों ने उसको बोला कि ठीक है, यू कम एंड ज्वाइन। उन लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऑनलाइन वो अपना कैमरा रखते थे, एंड ही वर्कड अलोंग विद देम। उसने 10th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर आप इतना सोच सकता है तो आप लोग भी सोच सकते हैं। अगर कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको एंटरटेन करे। आप एक आईआईटी से आप कोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आईआईटी के किसी प्रोफेसर से जाकर अगर आप बात करेंगे कि हाँ मुझे आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है, क्या आप 1 महीने की इंटर्नशिप के लिए मुझे अलाउ करेंगे, रिक्वेस्ट कीजिए, जगह जगह एप्लीकेशंस भेजिए। तो अगर वो टैग आपके में लग जाता है कि हाँ इस बंदे ने आईआईएम से या आईआईटी से एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप किया है या आईआईएससी से एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप किया है, सो दैट टैग मैटर्स अ लॉट। और सिमिलरली अच्छी अच्छी कंपनीज में अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, सो दे विल एट टाइम oblige. At times they oblige. So make your resume better always. Try to think what extra you can do when you are working, when you are in work. Okay, वो एक different ball game है, वहां पर बहुत पॉलिटिक्स भी होगा, वहां पर आपकी कैपेबिलिटीज सर्टेनली वर्क करेंगी, आपकी नॉलेज वहां वर्क करेंगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ वर्क करेगा। कुछ हद तक उस फेज में रहकर सीखना पड़ेगा उस लेकिन कभी भी मेरा ये मानना है कि कभी भी इंसान को लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए। जहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कुछ नया सीखने की, अपने रेज्यूमे में ऐड करते रहिए। इट विल ऑलवेज गिव यू एन एज। ट्राई टू वर्क इन डाइवर्स diverse situations and try to utilize diverse opportunities, तो वो आपको हमेशा एक एज देगा। अब तीसरा आपने बोला था कि सब कुछ वर्क भी अच्छा चल रहा है बट यू आर नॉट एंजॉइंग इट, देन यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज दैट विच यू एंजॉय। आपका सैलरी हाइक भी हो रहा है, आपका प्रमोशन भी हो रहा है, लेकिन आपको काम में मजा नहीं आ रहा है, तो देयर इज समथिंग एल्स टू इट। सो तब आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है, क्या कुछ ऐसा है या जो मुझे अलग करना चाहिए, जो कि मुझे
अच्छा लगे. So Got that it. you'll have to introspect. तो मैम इन ऑल दिस आई थिंक आपने जो बात की वो प्रोबेबली बहुत कुछ एक्शनेबल आइटम्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई आईआईटी में है, आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो आपने बताया कि जो स्टूडेंट है उसको वहीं पे खुद से भी ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ठीक है, आप प्रॉब्ली आई एम नॉट कट आउट फॉर आईआईटी, लेट मी नॉट वरी सो मच अबाउट इट, लेट मी डू जो भी मैं बेस्ट कर सकता हूँ. जो आपने बोला कि आप खुद से कम्पीट कीजिए, जितना बेस्ट कर सकते हो उतना कीजिए, उसमें जो आपको मिलता है वहां पर जाइए. देन एज यू सेड कि बिकॉज आपको आगे लाइफ में उन्हीं से कम्पीट करना है, देन यू ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा, whether it's about doing some internships, doing some courses. अपने आप को स्किल वाइज आप कैसे बेटर बना सकते हो उस पे वर्क कीजिए, ताकि आप अपने डायरेक्शन में अपना जो भी बेस्ट कैपेबिलिटी है उस पे परफॉर्म करते रहें. एसेंशियली माय क्वेश्चन एंड प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन इन दिस डायरेक्शन इज कि यूजुअली एक्शन इज वन थिंग, second thing is also about feeling confident enough to basically be able to tell yourself कि okay, I am cut out for bigger things. ठीक है, आई एम नॉट कट आउट फॉर आईआईटी, ठीक है, आई एम नॉट कट आउट फॉर आईआईएम्स, ठीक है, बट खुद को ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं, यूजुअली जब हम 14-15 साल के बच्चों से बात करते हैं या हम भी जब उस एज से निकलते हैं, तो आपको हर चीज में ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब लाइफ में बढ़िया होगा, मैं तो बहुत केपेबल हूँ. धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का डाउन होना शुरू होता है. बहुत सारी ऐसी चीजों से आप पहली बार 10th के बोर्ड में जाते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आप बहुत सारे लोगों से नीचे हैं, आपको 12th के बोर्ड में वही रियलाइज होता है, फिर कॉम्पिटिशन में वही रियलाइज होता है, फिर कंपनीज में वही रियलाइज होता है. हाउ डज समवन एंश्योर नॉट जस्ट वर्क वाइज बट ओवरऑल कि वो हर टाइम, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम में नहीं भी है, वो कॉन्फिडेंस जो है उसका, वो उसको लूज ना करे और हमेशा ये चीज का बिलीफ मेंटेन करे कि वो लाइफ में अच्छा कर सकता है और अच्छा ही करेगा. हाउ कैन समवन हैव दैट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एसेंशियली? देखिए, वो पॉजिटिव फ्रेम बहुत चीजों पे डिपेंड करता है. ऑफ कोर्स आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम पे तो डिपेंड करता ही है. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उस पे डिपेंड करेगा. और आपकी सेल्फ एस्टीम कुछ हद तक डिपेंड करेगी आपके सराउंडिंग्स पे, आप किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही है कि पेरेंट्स हमेशा पॉजिटिव टॉक करें बच्चों के लिए. दूसरा, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं. आपके फेलियर्स का जो मजाक उड़ाते हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. सो ट्राई टू अवॉइड देम. सेल्फ पॉजिटिव टॉक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपने आप को ये बताना कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ. एक फेलियर हुआ है, दैट डजंट मीन कि आई एम अ फेलियर. इट इज जस्ट अ स्टेप. लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट इन अ डिफरेंट वे. सो वो बताना, खुद के साथ वो सेल्फ पॉजिटिव टॉक भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो ऑल्सो इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए. कुछ टेड टॉक्स होते हैं जो कि बहुत मोटिवेशनल होते हैं. अगर टाइम है तो वो सारी चीजें देखिए. तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिविटी की तरफ हमेशा इंक्लिनेशन आपका बनाए रखेंगी. सो मेजरली आपको अपना जो सोशल सर्कल है उस पर वर्क करना है, और उससे भी ज्यादा वो सेल्फ पॉजिटिव टॉक हमेशा रहनी है आपके अंदर. कि ठीक है, कोई आपका मजाक भी उड़ा रहा है, यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. सो आपकी सेल्फ एस्टीम को हमेशा आपको हाई रखना है. सो एसेंशियली मैंने जो चीज ऑब्जर्व की, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यूजुअली क्या होता है कि जब आपके साथ एक चीज अच्छी हो जाती है, फॉर एग्जांपल आज मैं एक मीटिंग के लिए गया और मैंने किसी को एक प्रोडक्ट प्रेजेंट किया और उसने वो प्रोडक्ट देख के बोला ये तो बहुत बढ़िया चीज बनाई है आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ हाई हो जाता है. जाता है. आप एक मीटिंग के लिए जाते हो और कोई आपको बोलता है अरे ये क्या लेके आ गए आप, ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज है, तो कई बार आप बिल्कुल बॉक डाउन हो जाते हो कि अरे मैं तो क्या बना दिया, मैंने कहाँ मेहनत कर दी बेसिकली. बट इवेंचुअली अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप अपने आप खुद से बात कर सकते हो, इफ यू कैन टेल योर सेल्फ द राइट स्टोरी, प्रोबेबली एक पॉजिटिव स्टोरी आप अगर खुद से बता सकते हो और अगर आपकी वो नेचर बना सकते हो आप, तो इवेंचुअली आपको शायद बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई जरूरत ना करने की पड़े. जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि गलत और सही कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप खुद के लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे. तो यू विल ऑलवेज टेल अ पॉजिटिव स्टोरी टू योर सेल्फ एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू फील मच बेटर. तो शायद ये हैबिट बनाना इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल कि आप खुद से क्या पॉजिटिव स्टोरी रोज अपने आप को सुना रहे हैं, क्या आप खुद से रोज बात कर रहे हैं. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज प्रॉब्ली यू आर ट्राइंग टू टेल.
हाँ, that is one thing. Also, when you are talking about this, there are certain affirmations which you can tell. आपको हर बार स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है. आप दिन में अपने आप को कुछ affirmations बोलिए. जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ एक मिरर एक्सरसाइज करने के लिए, शीशे के सामने खड़े होकर हमेशा बोलो, पहला सेंटेंस आई एम होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट. दूसरा सेंटेंस, जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाता हो वो बोलो. सपोज somebody is saying that I am not a good public speaker. Okay, say that sentence, I'm not a good public speaker, and then laugh at it. I'm not a good public speaker, ha ha ha. It will come naturally to you. And then the third sentence will be the contrary to this sentence. That will be that I speak very well and I am very confident when I am speaking in front of a large crowd. So what happens? You are, telling your subconscious mind to listen to the positive things. So those things will be ingrained in your mind. And what you are whatever your subconscious mind tells you. Your conscious mind will, of course, you will do some certain things right, certain things wrong, consciously. But your subconscious mind is real you. आप कई बार आपको नहीं पता होता है कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं. अगर आप रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं. या आप हंस रहे हैं तो क्यों हंस रहे हैं. दैट इज लार्जली डिपेंड, इट all those behavioral things depends on your subconscious mind. So that is very, very important to ingrain your subconscious mind with the positive thoughts. So it is very, very important to say these affirmations to your own self. रोज कुछ अच्छी बातें अपने आप को बोले और वो प्रेजेंट टेंस में बोले, फ्यूचर में नहीं बोले. हमेशा प्रेजेंट में बोलना है. मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं. ठीक है, मैं ये काम करने के लिए केपेबल हूं. मैं IIT क्रैक करने के लिए केपेबल हूं. यू हैव टू टेल योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट विल बी अलाइंड to whatever you are thinking. तो essentially you are saying कि जो भी नेगेटिविटी है, अगर आपको पता है कि सामने वाला वो बोलता है, या जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पेपर दिया और मैं फेल हो गया और मुझे उससे ऐसा लगने लगा कि मैं IIT क्रैक नहीं कर सकता, तो पहले तो मुझे अपने आप को वो चीज बोलनी है कि अच्छा मैं IIT क्रैक नहीं कर सकता, फिर उसके ऊपर हंसना है, मतलब ये दिखाना है कि यार ये क्या गलत बात है बेसिकली. एंड देन फिर वो जो मुझे करना है, मुझे वो प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मैं केपेबल हूँ ये चीज करने के, और उसको एफर्मेशन से बोलना, और रोज ये उसको चीज बहुत कन्विक्शन के साथ बोलना है. एग्जैक्टली. एंड रोज वो चीज करनी है ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीफ दिलवा पाए कि ये पॉसिबल है. क्योंकि जब पहले बिलीफ आएगा फिर उसके साथ एक्शन आएगा, एंड देन इवेंचुअली things would happen if they meant to basically happen. Correct. Got it. So ma'am, I think I'll probably go down to something जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे. I think आपने उसको यहाँ पे आपने थोड़ा यूज भी किया. You talked about subconscious mind, you talked about conscious mind. So from a psychological perspective, अगर आप थोड़ा नटशेल में ये बता पाएं कि एग्जैक्टली माइंड है क्या, मतलब क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे माइंड में चीजें कैसे चलती हैं, मतलब कोई चीज कैसे पॉजिटिव हो जाती है और हमें पॉजिटिव फील कराती है, कोई चीज कैसे नेगेटिव हो जाती है और हमें नेगेटिव फील करवाती है. अगर आप थोड़ा सा ये समझा पाए ऑडियंस को कि माइंड कैसे वर्क करता है, थॉट्स कैसे वर्क करते हैं माइंड के अंदर, एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है माइंड के अंदर. बिकॉज आई थिंक whatever you are also doing in a psychology session, which I also want to understand next कि क्या होता है उस सेशन में यूजुअली, वो आप माइंड को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि माइंड अलाइंड रहे टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, और सही तरीके से आपका फ्रेंड की तरह एक्ट करे, आपके एनिमी की तरह एक्ट ना करे. बट बिफोर दैट इफ यू कैन एक्सप्लेन कि माइंड यूजुअली कैसे वर्क करता है, क्या हो रहा होता है माइंड के अंदर जब हम सोच रहे होते हैं, कोई हमसे बात कर रहा होता है. देखिए, अभी क्या है, हम जब ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन इज द स्ट्रक्चर. उसमें क्या एरिया किस फंक्शन के लिए बना है, वी आर restricting ourselves to that structure कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ओके, ये पीछे सेरेबेलम होगा, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में सेरेब्रम होगा, ऑल दीज पार्ट्स. ओके, सो वो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया. डिफरेंट पार्ट्स हो गए, तो और डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट एक्शंस के लिए इन्वॉल्व है.
अभी क्या है, जब हम माइंड की बात करते हैं, इट इज बियॉन्ड योर ब्रेन. So mind will include your thoughts and feelings and your emotions also. Although brain में एक area होता है amygdala, which is the emotion center. Okay, but then it will control your emotions. But what kind of emotions you are having, you know, what kind of thoughts you'll be having, okay, or because of those thoughts and emotions, what kind of behavior you will project, that is, you know, that you will study in mind. तो माइंड वो बहुत अलग है ब्रेन से. ब्रेन होगा फिजिकल एस्पेक्ट, Structures. okay, Got it. structural aspect. Mind is beyond that structure thing. It involves your thought, it involves your feelings, it involves your emotions. So all that is there. अब जब हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, कॉन्शियस माइंड बहुत सारे फैक्टर्स पे वर्क करेगा, जिसमें कि आपके कुछ मॉरल वैल्यूज आएंगे, कुछ आपके यू नो एसेंशियल व्हाट यू कैन से इंस्टिंक्ट्स होंगी कि हाँ मुझे ये चीज तो करनी ही है. बट देन आपके वैल्यूज आपको चेक करेंगे कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये गलत है. ठीक है, सपोज मैं कहीं बाहर गई हूँ और मुझे कुछ फ्रूट खाने की इच्छा है, एक गार्डन में मैं हूँ, तो मुझे वो तोड़कर खाने का मन कर रहा है, पर मेरे इंस्टिंक्ट या दैट इज माय बेसिक इंस्टिंक्ट कि हाँ मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना है. लेकिन मेरे वैल्यूज मुझे बताएंगे कि जब तक कि मैं परमिशन नहीं ले लेती हूँ मालिक से कि देखिए मुझे भूख लगी है, क्या मैं ये खा सकती हूँ, तो तब तक यू नो दोज वैल्यूज विल हिंडर माय बेसिक इंस्टिंक्ट. Correct. So that is your conscious mind, which will tell you what is right, what is wrong, how you need to behave. If you are behaving in a particular way, why, whether it is the basic instinct which is working on your conscious brain, or is there some hidden aspect to it. Okay, so that is one thing. So it is very interesting when we deal with criminals and such people, like they all know what is right, what is wrong, okay, but why did they do that? What was the instinct behind it? Or they are so used to performing a crime that they are like, okay, वो जो मॉरल एस्पेक्ट है वो एक जगह रख दिया है. दिस इज व्हाट आई लाइक एंड आई वांट टू डू दिस. ठीक है, हमेशा क्राइम खाली पैसे की वजह से नहीं होता. देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट. ओके, सो somewhere something is related to your conscious part of the brain. Now let's come to that subconscious part of the brain. कभी आप मतलब वर्क प्लेस में या अपने सोशल सर्कल में कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं उसने मेरे से कभी बात भी नहीं की है, कुछ मेरा बिगाड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया उसने मुझे, पर मुझे बस उसको देखना ही पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक दैट पर्सन. कभी हुआ है ऐसा आपके साथ, ईशान? हाँ, ऐसा कभी होता है, किसी से वाइब नहीं अच्छी आती, आपको लगता है कि मतलब वो पर्सन पता Exactly. नहीं ठीक नहीं लगता, समहाउ कि नहीं शायद ठीक नहीं है वो पर्सन. ऐसा हाँ, बहुत बार लगता है जी. कई बार. और कई बार किसी ने आपकी कोई हेल्प नहीं की है, पर देखते के साथ ये लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है. करेक्ट. कई करेक्ट बार ऐसा भी होता जी. है ना? तो क्या होता है, ये सारे एस्पेक्ट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से कंट्रोल्ड होते हैं. ओके. और सबकॉन्शियस ब्रेन और प्री कॉन्शियस ब्रेन, इट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू इट. अभी अगर हम चाहें कुछ इन डेप्थ जाएं, अगर हम हिप्नोसिस की बात करें, तो there have been instances that a client is been into hypnosis and the client was able to remember the past lives जो उसने पिछले जन्म में किया. तो वो सारी चीजें क्लाइंट को याद आ जाती हैं. और उन सब, so your subconscious brain is not your present brain. I mean present, it is not related to your present life. It has more to it. तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह दीजिए, नॉट ब्रेन, लेट्स नॉट टॉक से ब्रेन हियर. योर सबकॉन्शियस माइंड इज दैट पावरफुल. सो
वो खाली प्रेजेंट लाइफ का एस्पेक्ट उसमें नहीं रहता है, उसमें पास्ट लाइफ का भी एस्पेक्ट रहेगा। उसमें हो सकता है कभी आपके फ्यूचर लाइफ का भी, कुछ लोगों का यू मस्ट हैव हर्ड दैट उनका जो है ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, उनको पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है। अगेन दैट इज रिलेटेड टू देयर सबकॉन्शियस। ओके तो सबकॉन्शियस ब्रेन आपका सबकॉन्शियस माइंड, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रेन अगेन एंड अगेन, सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल एंड shaping your personality to an extent depends on your subconscious mind. So hypnotherapy में basically I'm just I think I want to include this particular part in it. So hypnotherapy में क्या रहता है, कई बार आपको कुछ चीजों से डर लगता है और बिना वजह डर लगता है। Maybe you are scared of spiders, maybe you are scared of heights, or maybe you are scared of running. So hypnotherapy में person को hypnosis में डाल के, I'm not talking about hypnotism is different, hypnosis is different. So hypnosis में ले जाकर, एक ट्रांस स्टेज में ले जाकर उसको उसको उस अवस्था में पहुंचाया जा सकता है जहां पर वो उस अपनी कंडीशन को डील कर सके कि वो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, सोर्स पता लग जाए, सोर्स पता चले कि अगर हाइट से डर है तो क्यों है। क्या कभी हाइट में से वो किसी पहाड़ से गिर गया था, क्या किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर गया था, या किसी मकड़ी से डर है तो क्यों डर है, क्या उस मकड़ी ने कभी उसको काट लिया था। सो आई मीन इट्स, ये हमेशा नहीं है कि वो पास्ट लाइफ में जाएगा या पिछले जन्म में जाएगा। हो सकता है कि कभी बचपन में कभी ऐसा हुआ हो उसके साथ, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कब हुआ। तो वो सारी चीजें अफेक्ट करती है। ओके तो क्या जब हम मतलब आई प्रॉब्ली हैव 2-3 क्वेश्चंस ऑन दिस, तो क्या जब हम सोर्स पे पहुंच जाते हैं किसी की प्रॉब्लम के, बिकॉज आई थिंक यू मेंशन्ड हिप्नोसिस, आई आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल साइकोलॉजिकल सेशंस में भी क्या यही होता है कि हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सोर्स क्या है। तो जब हम सोर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेट्स स्टिक टू हिप्नोसिस प्रॉब्ली फॉर नाउ, तो अगर हमने सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, इज इट पॉसिबल कि हम उस सोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद करेक्टिव मेजर्स ले पाएं ताकि उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं या जो आउटकम्स अभी हैं, मान लीजिए वो डर हो सकता है, या कभी कभी ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक चेन इफेक्ट बन जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे गुस्सा आता है, राइट, हो सकता है कि मैं जब पीछे जाऊं तो मुझे ऐसा रियलाइज हो कि क्योंकि मुझे बहुत डांट पड़ती थी छोटे पे और मैं कुछ बोल नहीं पाता था, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आता है, एंड इवेंचुअली उसकी वजह से आज मेरी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, राइट। तो इज इट देन पॉसिबल कि हम उस सोर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्टिव मेजर्स ऐसे ले लें कि मेरी पूरी, वो पॉसिबल है हिप्नोसिस पर, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को करेक्ट कर रहे हैं, आपने अपना कॉन्शियस ब्रेन को साइडलाइन कर दिया है। आप अपने सबकॉन्शियस को अब मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो पहले हुआ उसको मैं कैसे बदल सकता हूं। आप उसको वहीं पर वर्क कर रहे हैं, उसी को चेंज कर रहे हैं, अपना माइंडसेट, यू कैन से सबकॉन्शियस माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपका कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर नहीं करेगा बिल्कुल, उसको आपने सुला दिया है एक तरीके से। तो नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, so then you are doing positive feeding to that subconscious mind, positive feeding, whatever you want to you want to change in your mindset, so that is done during hypnosis. Is it possible for anyone, so hypnosis is obviously one aspect of it, क्या आप, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एज यू सेड इज कंट्रोलिंग मेजरली एवरीथिंग जो आप कर रहे हो, तो चाहे शायद जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं मैं तो कुछ अचीव ही नहीं कर सकता, राइट, तो हो सकता है कि सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ मेरे माइंड में नेगेटिव एनग्रेव हुआ हो जिसकी वजह से आज मुझे ऐसा फील होता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। जैसे आपने बताया कि बहुत बार क्या होता है कि लोग एक पर्टिकुलर माहौल में रह रहे हैं, लेट्स से कि कोई काफी फाइनेंशियली काफी खराब सिचुएशन में है, उसने शुरू से वही देखा है, तो शुरू से उसको उसके पेरेंट्स ने लेट्स से यही बताया कि हमारे पास तो इतना ही है, हम तो कभी उतना नहीं हो पाएगा, कभी उतना नहीं कर पाएंगे, एंड वो एनग्रेव इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज वो उससे बियॉन्ड सोचता ही नहीं है, राइट। तो
तो क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद से रीट्रेन कर पाए और उसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस डाल पाए, या यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट बेसिकली टू डू दैट फॉर यू? देखिए, हिप्नोथेरेपी के लिए अगर आप बात करें तो इट्स बेटर टू गो विद अ थेरेपिस्ट। बट जैसे कि मैंने आपसे अफर्मेशंस की बात की, ठीक है, तो अगर आप वो रोज अफर्मेशंस बोलते हैं, सो यू कैन करेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो इट विल वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। बट देन जब आप अफर्मेशंस बोल रहे हैं तो उसमें आपको कन्विक्शन होना है। वो अफर्मेशंस आपको खाली दिन में एक बार नहीं बोलना है, आपको कई बार बोलना है। जहां पर भी आपको ये एक सेल्फ डाउट आता है, यू हैव टू करेक्ट दैट सेल्फ डाउट। ठीक है, वो हमेशा आपको अपना माइंडसेट करेक्ट करते रहना है और वो कॉन्शियसली करना है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा ये सबकॉन्शियसली एनग्रेव नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हम कॉन्शियसली एब्जॉर्ब करते हैं। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को कंटिन्यूअसली बोलता रहता है यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है, टीचर्स भी सिमिलरली बोलते हैं, तो हाँ, बहुत बच्चे बार के अंदर वो जाएगा, वो कॉन्शियसली जा रहा है, but it is affecting your subconscious also. But then you can change your subconscious, and in the process you will change your conscious actions. जैसे यूजुअली जब भी हम ऑपरेट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन, लाइक नॉर्मली फॉर एग्जांपल इफ व्हेन आई एम आल्सो ऑपरेटिंग, मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी लाइफ में आज तक मैंने अपने सबकॉन्शियस से इंटरेक्ट भी किया होगा या नहीं किया होगा, बिकॉज एज यू सेड इट्स अ स्लीपिंग ब्रेन, आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से एक्ट करता है। इज इट पॉसिबल फॉर समवन आफ्टर टेकिंग सम ट्रेनिंग्स, या जैसे बहुत सारे लोग थेरेपीज एंड ऑल, की आप खुद से कंट्रोल कर पाए व्हाट गोज इनसाइड योर सबकॉन्शियस, या आप बेटर तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैनेज कर पाए? इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू डू दैट? सी खुद से अगर आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, लाइफ कोचेस and different types of coaches, they work on those aspects only. ओके, They will tell you what all steps you need to take in your life to change the present situation in your life. Maybe it could be work related, it could be your relationship related. There are relationship coaches, there are life coaches, there are different parenting coaches. So वो आपको बताएंगे कि आपको क्या चीजें करेक्ट करनी है अपने बिहेवियर में, या आपको कॉन्शियसली किन चीजों पर वर्क करना है. So they will tell you what all things you need to, what all steps rather you need to take to change your behavior and to change your mind as well. तो ये पॉसिबल है. और बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे कोचेस इसी चीज को आपको सिखाते हैं. तो आप ये सीख सकते हैं किस तरीके से आपको चेंज करना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है. ऑल दैट यू कैन डू. पहले हमारे कुछ गुरु हुआ करते थे कि हम उनको फॉलो करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज बाबाज एंड ऑल, बट हाँ, कुछ गुरुज हुआ करते थे जो हमें एक सही रास्ता दिखाते थे कि आपको इस तरीके से आपको अपना गोल अचीव करना है, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो लोग बात करते थे. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू ट्रेनिंग योर ब्रेन. गॉट इट, तो ऑफ कोर्स अभी वो गुरु की जगह आप सोच लीजिए कि शायद लाइफ कोचेस ने ले ली है. हालांकि बहुत कम लाइफ कोचेस उतने आई वुड से कि उतने एफिशिएंट होंगे कि आपको एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट दे पाए. बट यस, देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू आउट इन टू एन एक्सटेंट. यस, ठीक है मैम. सो विल प्रॉब्ली मूव टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ द कन्वर्सेशन. 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं. तो एक तो जस्ट फॉर एन ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, जिसने आज तक कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं की है, कभी किसी साइकियाट्रिस्ट से बात नहीं की है, अगर आप मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बता पाए कि व्हेन समवन कम्स टू यू, आई नो अलग अलग प्रॉब्लम से आएंगे लोग, बट व्हाट हैपेंस इन अ साइकोलॉजी सेशन, मतलब आप क्या करते हैं, किस टाइप की बातें होती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि चलो ठीक है, मैं तो बहुत ओपन हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स से ही बातें कर लूँ, या मेरे तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे को तो फ्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ. बट जैसे मैं पहले बता रहा था कि बहुत बार हो सकता है कि कोई आपके लिए जेन्युइनली अच्छा चाहता हो, बट
केपेबल नहीं हो आपको सही रास्ता सही दिखाने बात। के लिए, आपको प्रॉब्लम से हटाने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा इनसाइडर व्यू दे पाएं कि व्हाट हैपेंस व्हेन समवन कम्स फ्रॉम अ साइकोलॉजी सेशन, आप क्या करने की ट्राई करते हैं उन लोगों के साथ या उन क्लाइंट्स के साथ या उन पेशेंट्स के साथ? ठीक है, इससे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है ईशान आपसे। अगर आपके पास कोई दोस्त आता है अपनी कुछ प्रॉब्लम को लेके, लेट्स से कि उसकी वाइफ के साथ उसका बहुत झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और वाइफ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप क्या कहोगे? मैं तो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे समझ आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं उसको बोलूंगा कि कुछ ऐसे रास्ते निकाले या कोशिश करके देखे कि जिससे चीजें आगे सही चल पाए, ताकि चीजें खत्म ना हो और सही डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें आगे जा पाए। ओके, जैसे कि कैसे रास्ते निकाले? जैसे मैं ये बोलूंगा कि वो समझने की कोशिश करे कि वाइफ को क्या प्रॉब्लम्स हैं उससे, या वो ये समझने की कोशिश करे कि उसको कौन सी चीजें हैं वाइफ की जो अफेक्ट कर रही हैं। फिर मैं कुछ सजेशंस देने की कोशिश करूंगा कि वो ऐसा क्या कर सकता है कि जिन चीजों की वजह से उसकी वाइफ को प्रॉब्लम्स हो, वो प्रॉब्लम्स ना हो, या कहाँ पे वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में ऐसे पहुंच सकता है कि एक मिडिल ग्राउंड निकल पाए दोनों के बीच में, और वो एक ऐसे रास्ते पे चल पाए कि प्रॉब्लम्स आगे ना बढ़े दोनों के बीच। अच्छा, अब ईशान मुझे आप ये बताइए कि आप अपने दोस्त के दोस्त हैं या उसकी वाइफ के दोस्त हैं? दोस्त का दोस्त हूं मैं। दोस्त के दोस्त हो। जी। तो साइकोलॉजी सेशन में, यही काउंसलिंग सेशंस में यही नहीं होता है। हमारे लिए जो क्लाइंट है उसके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज। मेजरली I mean, what I feel, most of the psychologists present day they deal with person-centered therapy. ओके। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? We try to understand what that person is going through. उसमें क्या रहेगा? हमारा उसके साथ रैपो बिल्डिंग होगा। The person will trust us more. दूसरी चीज, आपने कहा कि आप सजेशंस देंगे। हम बिल्कुल भी सजेशंस नहीं देते हैं, लेकिन हम सारी चीजों को समझते हैं क्लाइंट क्या कह रहा है, उससे बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, उन ओपन एंडेड क्वेश्चंस का वो क्लाइंट जैसे जैसे जवाब देगा उस पर और बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड देन द क्लाइंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ figures out like what all steps he or she can take. हम उसमें कोई भी सजेशंस नहीं देते हैं जनरली। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आपको क्या करना है। सपोज, अच्छा आप ये बताइए कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप क्या क्या करेंगे? मैं डाइट पे ध्यान दूंगा ताकि मैं हम्म कैलोरी इनटेक कंट्रोल कर पाऊँ। एक्सरसाइज करूंगा, वॉक करूंगा, हम्म अवॉइड करूंगा बाहर खाना या थोड़ा खराब खाना। ये हम्म सब चीजें करूंगा। कोई कह सकता है कि मैं जिमिंग करूंगा, मैं कोई रनिंग कह सकता है करूंगा। मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक जिम एक करूंगा। बर्तन, हाँ, एक और कोई बंदा कह सकता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा। सो डिफरेंट लोग डिफरेंट सजेशंस देंगे। ठीक है, आपने ये सजेशन दिया कि देखो तुम्हारी वाइफ को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज आते हैं। दूसरा दोस्त कह सकता है यार ठीक है, छोड़ वाइफ को, हाँ, प्रॉब्लम है उसे, प्रॉब्लम है, तू अपना, तू जो कर रहा है तू ठीक कर रहा है, तू ज्यादा, तेरे को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। लेकिन एक जो साइकोथेरेपिस्ट होगा या काउंसलर होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपको सुनेगा, आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा आपकी पूरी कहानी सुनने के बाद। ठीक है, फिर आपसे ये पूछेगा ओके, अब ये सिचुएशन है, आप क्या क्या करना चाहते हो इसमें? व्हाट डू यू वांट टू डू? आप क्या कर सकते हो, क्या चीजें आपके हाथ में हैं? ओके। या उस सपोज उसने कहा कि मैं ये 4 चीजें करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ और उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। या उसने ये बोला कि मैं थोड़ा सा ब्रेक चाहता हूँ, मैं खुद ही घूमने जाना चाहता हूँ। ठीक है, या मैं ये चाहता हूँ कि मैं वाइफ को थोड़े टाइम उसके पेरेंट्स के घर छोड़ दूं। ठीक है, उसने 3-4 चीजों की लिस्ट आपको बताई। ठीक है। फिर आप उससे पूछोगे कि आप इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप लेना चाहते हो? बाहर घुमाने ले जाना चाहते हो, या उससे पेरेंट्स के घर छोड़ना चाहते हो, या खुद ही अकेले कहीं चले जाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट व्हाट फर्स्ट स्टेप यू वांट टू टेक? गॉट इट।
ओके, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम. सपोज किसी की जॉब चली गई है, ठीक है, तो हम उससे ये बात करेंगे, ठीक है, कैसा फील करते हो, ऑल दैट इज at the beginning of the session we will ask. Now the job is not there, what do you want to do about it? क्या करना चाहते हो? कुछ नई ट्रेनिंग करके अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हो? वो भी हम सजेस्ट नहीं करेंगे. द पेशेंट हैज टू थिंक और द क्लाइंट हैज टू थिंक एंड गिव अस द रेस्पॉन्सेज. ठीक है, मुझे रेज्यूमे दोबारा से बनाना है, या मुझे अपने कनेक्ट्स को अप्रोच करना है, या मुझे एक ट्रेनिंग करनी है. तो उसने एक लिस्ट बनाई. हम बोलेंगे कि एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या करना चाहते हो इस चीज के लिए कि तुम्हारी जॉब चली गई है, क्या क्या रास्ते तुम ढूंढते हो. द पर्सन विल गिव अस the details, like what all he or she wants to do. And then we'll ask like, okay, what is the first step you would like to take? Whether you want to up, what you can say, upgrade your resume, or whether you want to go for a training session, or whether you want to approach your friends, for getting another job. It's their choice. तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो सही ना हो. मतलब आई नो सही और गलत को कोई डिफाइन नहीं करता है, बट स्टिल लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाइफ वाला केस था, राइट, एंड आई एम टेकिंग अ वेरी वेरी लाइक नो वन वुड से दैट प्रॉब्ली ओपनली, बट लेट्स से आई एम टेकिंग अ वेरी एग्रेसिव अप्रोच. Drastic, लेट्स हाँ. से कोई बोलता है कि मैं तो मार देना चाहता हूँ वाइफ को, मैं तो चाहता हूँ कि वो मैं खत्म कर दूं क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इससे बाहर निकलने का. देन इवेंचुअली ये भी उसका एक माइंड का एंगल है जो वो Correct, डिस्कस कर correct. रहा है, बिकॉज दिस व्हाट ये ऐसे थॉट्स आ रहे हैं उसके दिमाग में, या किसी के दिमाग में थॉट आ सकता है कि मैं सब खत्म करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग सुसाइडल थॉट्स आते हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में. तो इन दैट केस ऑल्सो आर यू सेइंग कि यू विल नॉट suggest against it? For a person, if a person is suicidal, we have a different kind of sessions. We'll ask, okay, have you thought about it? What do you want to do? How do you want to commit a suicide? Did you try it? Have you tried it? So that will make a person think more clearly. ये कि ये superficial thought नहीं है, अगर मैं करूंगा तो कैसे करूंगा. अगर if the person is able to tell you, उसने पूरा thought through कर रखा है, then it is a red flag. Then you'll have to change the strategy. लेकिन अगर किसी भी इंसान ने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, ऐसे ही बोल दिया मैं तो मरना चाहता हूँ, तो वो most of the cases, 99% of the cases, वो एक सिंगल जवाब नहीं दे पाएगा. अरे यार जहर खा के मर जाऊंगा, अरे वहां जाकर मर जाऊंगा, मरना तो बहुत आसान है. So then you should not be worried about it. Okay, so Got it. not worried about it, लेकिन इंसान के दिमाग में ये थॉट है, then you have to rectify that thought. For the moment you should not be worried about it कि अभी नियर फ्यूचर में, अभी कल जाकर या आज जाकर तो नहीं मरेगा, ऐसा है. लेकिन उस टाइम पर आपको काम करना है उस आदमी के साथ, उस इंसान के साथ आपको काम करना है. Essentially तो what that is a different thing. so essentially what you are saying is कि आप एडवाइस नहीं देंगे, आप चाहेंगे कि आप उसके अंदर से चीजें निकालें. अगर आपको पता है कि कुछ चीजें हैं जो एसेंशियली गलत बोल रहा है सामने वाला इंसान, तो यू विल अगेन देन ट्राई टू बेसिकली आस्क मोर क्वेश्चंस ताकि उसको खुद ही ये रियलाइज हो जाए कि जो वो बोल रहा है वो गलत सही है. नहीं है, वो गलत है. वो And काउंटर भी करना पड़ता है आपको काउंसलिंग में. जब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें पता है कि हमारा क्लाइंट झूठ बोल रहा है, तो आपके क्वेश्चंस उसी तरीके से फ्रेम होते हैं कि उसको सच बोलना ही पड़ता है. गॉट इट. Okay? ताकि वो बिल्कुल सही से बता पाए कि वो क्या बता पाए. फील कर रहा है या क्या उसके दिमाग में जी. चल रहा है. ठीक है, ठीक है मैम. सो प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन आई थिंक एंड देन विल रैप इट अप, इसकी लेट्स से आज कोई घर पे बैठ के इस कन्वर्सेशन को देख रहा है और वो मेंटली उतना अच्छा फील नहीं करता है. लेट्स से वो अभी वो स्टेप भी नहीं ले पा रहा है कि वो किसी थेरेपी के लिए जाए, राइट? क्या कुछ ऐसा है जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में कर सकते हैं सिटिंग एट होम ऑन अ डे टू डे बेसिस, जिससे कि हम बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में पहुंच सके, वेदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, करियर हो सकता है, लाइफ हो सकती है, पर्सन रिलेटेड हो सकती है, खुद के रिलेटेड हो सकती है, जिससे हम इम्प्रूव कर पाए, एक अच्छा फील कर पाए और होपफुली एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर पाए. एंड देन ऑल्सो इफ यू वांट टू रिकमेंड कुछ पढ़ने के लिए और कुछ देखने के लिए, देन ऑल्सो यू कैन रिकमेंड दोस थिंग्स एज वेल. See, I will recommend 3 things that person should do regularly and n number of times. Okay, First thing is affirmations. got it. जो मैंने बोला आपको, 3-4 sentences
जो भी उनको उस टाइम लग रहा है उससे रिलेटेड उनको याद करने, मतलब बोलने हैं अपने आप को शीशे में देखकर, मिरर एक्सरसाइज। दूसरी चीज है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपनी जो भी अपनी खामियों को नजरअंदाज करके जो आपकी खूबियां हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनके अराउंड वर्क करना शुरू कीजिए। ठीक है, हर किसी में कुछ खराब बातें होती हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, तो अच्छी बातों को देखिए, उनको जानिए। आपसे बेहतर कोई और आपको नहीं जान सकता है, तो वो आइडेंटिफाई कीजिए आपके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आएगा। तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, जो अच्छा चाहते हैं, वो आपको, कि आप चाहते हैं कि हाँ मैं किसी अपने कॉर्पोरेट में मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो उसको विजुअलाइज कीजिए कि आप डायरेक्टर बन के क्या क्या करेंगे। हाँ, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप कैसे बिहेव करेंगे, आप कैसे अपने एम्प्लॉयज के साथ डील करेंगे, कैसे आप अपने एम्प्लॉयर के साथ डील करेंगे, वो आपको विजुअलाइज करना है। सो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। Got it. Okay, and then I would say there is a very renowned psychologist called Jordan Peterson. Okay. जॉर्डन पीटरसन के बहुत सारे सेशंस हैं, एक पॉडकास्ट है, यू कैन रेफर टू दैट। बहुत सारे इश्यूज पर वो बात करते हैं एंड इट इज वेरी गुड। ही इज अ वेरी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट। फिर मोटिवेशनल टॉक्स, जैसे जय शेट्टी का मोटिवेशनल टॉक्स बहुत सारे हैं, आप वो सुन सकते हैं। बुक्स का देखा जाए तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इकिगाई, साइकोलॉजी ऑफ मनी। I mean, there are different books which are related to psychology. Atomic Habits. These are very common books which I feel everybody should read. Okay, and you can see that positive change after reading a book in your own self. How to deal with people, how to interact with how to wait, I'm not getting that book's name. It's a very famous How to win friends. The writer's name is Dale Carnegie. How to influence people and make friends. Yeah, how to So that win friends and win influence. friends and influence people. Yes. So that is a very good book. So all these books are very, interesting to read, and of course they'll make a positive change in you. Sure, got it. Well, thank you so much, ma'am. I think I really enjoyed the session. I hope कि लोगों को भी सुन के काफी कुछ सीखने को मिला होगा. To enjoyed it. Thank you. मुझे भी अच्छा लगा.